चलिए, टाइप 5 में नेचर 1 में अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। वो खिड़कियाँ खोल दीजिए, नहीं वही खोल दीजिए। टाइप 5 का नेचर 1 में अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। हो गया है? चलिए तब नेचर 2 में आइए। नेचर 2 में देख लीजिए। नेचर 2 में अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो बोलिए। हो गया है? कब आएगा अब नेचर? नेचर 3 में देख लीजिए। हो गया है? नेचर 3 में कोई पूछना है तो बोल लीजिए। क्या बोलते हैं, इसमें कुछ पूछना है? हो गया है? देखिए, हम चाह रहे थे कि कोई पूछ ले कम से कम 3 नंबर या कोई भी। एटलीस्ट 100 से 150 क्वेश्चन तो मिनिमम अभी तक इस टाइप का बता चुके होंगे, और अभी भी बताते रहेंगे, क्योंकि इन लोग को तो कम से कम 5 साल पढ़ना है। पंकज किसी राशि को विभाजित करता है 3 अलग अलग, यहाँ पे अंत में हमको दिख रहा है मूलधन का अनुपात है 8:5:12, 8:5:12। क्या करें हम? क्या पूछ रहे हैं? बी में वह कितनी राशि का निवेश करता है, और क्या दिया है? प्रतिवर्ष इतना है, और 1 वर्ष में संचित कुल ब्याज। अच्छा, कुल ब्याज दिया हुआ है। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन हम बहुत सारे तरीके से सबसे सरल तरीका जो हमको अब दिमाग में आए, रास्ते तो बहुत हैं, हमको लगा कि काम करते हैं। ब्याज दिया हुआ है टोटल, और साथ ही साथ हमको बी में कितना राशि का निवेश किया ये चाहिए। तब बी में तो लगाया है 5, यानी बी का पूंजी होना चाहिए। बी का हमको पूंजी रखना पड़ेगा, और बाकी कुल ब्याज दिया है तो कुल ब्याज हमको रेशियो चाहिए, उसका तुलना कर लेंगे। मूलधन निकालना है बी वाला तो वो निकाल लेंगे। कितना सरल क्वेश्चन हो गया। ऐसा नहीं समझ में आएगा तो और भी रास्ते हैं। ABC का 10% प्रतिवर्ष की दर से, और 1 वर्ष बहुत बढ़िया। तब ये मूलधन है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से ब्याज निकालना है तो कैसे गुना? 10, यही होगा ना। बी का मूलधन का तुलना मूलधन से ब्याज निकालना है 12 से गुना। सी वाला मूलधन का तुलना मूलधन से ब्याज निकालना है कैसे गुना? 15 से। अब ध्यान दीजिए, सबसे बढ़िया है कि इसको भी गुना 100 कर दो, कुछ माथा पेची करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। क्या ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, कम रहेगा, ठीक रहेगा। अभी भी अगर कटता है तो काट दीजिए, नहीं काटना है तो छोड़ दीजिए। 5 से तो कट ही रहा है, काट दें तो 5 से 3 बार में, 5 से 5 खत्म, 5 से 2 बार में। अब देखिए प्रश्न में लिखा है कुल ब्याज जो है 3200 रुपया है, और हमारे हिसाब से ज़रा ब्याज जोड़ लिया जाए। 8 दूनी 16, 12 28, 28 और 12 तिया 36, तो 28 दूनी 56, 56 और 56 और 8 64। तो ब्याज का तुलना ब्याज से बी में निवेशित पूंजी पूछना है कैसे गुना? 100 से। हमें लगता है सीधे आ जाएगा आपका। है कि नहीं? इसके अलावा बहुत सारे रास्ते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो तरीका चेंज कर देंगे। होगा कि नहीं होगा ऐसा? आराम से जो आपको इजी लगे कर लीजिए। परसेंटेज वाला हालांकि इजी दिख रहा है। कुल ब्याज दिया है 3200 रुपया,
चलिए इसको एक काम कीजिए, 80, 50 और 120 मान लीजिए। ए का 10% ब्याज 1 साल का, तो 80 का 10% ब्याज होगा 10। बी में 12%, तो 12 पचे 60, और सी में 15%, 12 15 180। यानी कुल ब्याज तो हमारे हिसाब से इतना ही होना चाहिए। जोड़िए तो कितना हो रहा है, 16 और 8 24 और 8 कितना, 32 हो जा रहा है, ज़्यादा हो रहा होगा। हाँ 32 हो रहा है। तो कुल ब्याज का तुलना कुल ब्याज से बी में वह कितनी राशि का निवेश करता है, तो कैसे गुना। तो जैसे आपको दिल करे वैसे आप कर सकते हैं, और भी बहुत सारे रास्ते हैं। ज़्यादा होगा। चलें आगे, चलिए। और इसमें कुछ 5 नंबर बता दें। चलिए तो अब आइए टाइप 6 लगता है कल शुरू हो गया था, तो अब देख लीजिए, जो नहीं बना है पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, बेवकूफ़ है कहाँ हो 6 वाला, ही बार बार 6 कैले है। 4, 5, आंसर नहीं आ रहा। टाइपिंग में कुछ गड़बड़ किया होगा लोग। एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 2/5 भाग 4% की दर से 1/3 भाग 5% की दर और शेष राशि का 10% दर से, यदि उसे कुल 267 रुपया की वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त हुआ हो। देख लेते हैं, टाइप 6 है ना। अब मान लीजिए कि बनाएंगे और फिर वही प्रॉब्लम, तो बेटर है कि पहले देख लें। टाइप 6, क्वेश्चन नंबर 5। तो IB 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, ये वाला है क्या। इससे पहले वो था क्या। दो बटा 5 भाग 4% वार्षिक दर से 1/3 भाग 5% वार्षिक दर से तथा शेष राशि 10% दर कर, यदि उसे 267 रुपया की वार्षिक साधारण ब्याज रहेगी, उसकी ब्याज की औसत दर क्या है। ये हमारा पुराना ही असाइनमेंट का क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि पहले ही से गड़बड़ होगा, चाहे जो भी हो। देख लेते हैं। तो बताएं कि उसकी ब्याज की औसत वार्षिक दर क्या है। चलिए, कुल आय का 2/5 यानी टोटल आय 5 और एक जगह दिख रहा है 1/3, तो कितना मान लिया जाए 15। तो कुल आय अगर 15 होगा तो कह रहा है कि उसका 2/5 भाग, तो 15 का 2/5 कितना 6, इसको 4% की दर से 1/3 तो 5% वार्षिक दर से तथा शेष कितना बच गया 4, 10% की दर से, तो कुल
उसका औसत वार्षिक दर प्रतिशत क्या है, यही तो पूछ रहा है ना। छोटा है डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं। 6 चौका 24, 5 पचे 25, 24 25 49 और 10 चौका 40। 40 और 49 कितना हो गया 89 बटा कितना 15। नए ऑप्शन मैच कर रहा है ना। लगभग में बोलता तब तो बोल देते 6%, लेकिन अब लगभग भी नहीं बोल रहा है तो कोई बात नहीं, शायद ऐसा ही कुछ रहा होगा, जो भी हो छोड़िए हटाइए। 6 चिल्ला रहा था, अब देखिए मुँह बंद हो गया। कह रहा है कि एक व्यक्ति 25,000 रुपये की राशि के 1/4 भाग का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर और शेष राशि को 4% की उच्च दर पर निवेश करता है। अच्छा, ब्याज का दर क्या था। 25,000 रुपये की राशि का 1/4 यानी कुल राशि का 1/4। 25,000 का 1/4 मतलब टोटल राशि का 1/4, यानी टोटल राशि होगा 4, जिसमें से उसका 1/4 यानी कितना 1 को लगाया है एक निश्चित दर पर। अब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जो हमको नहीं पता है, मान लीजिए कि 8% रहा होगा। और शेष राशि को शेष कितना बच जाएगा 3। शेष राशि को 4% अधिक पर, उच्च दर पर, ज़्यादा अधिक है ना, यानी कि R प्लस 4% पर, है कि नहीं। यदि 2 वर्षों के लिए कुल इतना रुपया ब्याज प्राप्त होता है, यानी पूरे में कितना ब्याज है आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। टोटल 25,000 रुपया है मूलधन, जिसमें से ब्याज मिल रहा है आपको 4125 रुपया। कै साल के लिए, तो 1 साल के लिए हो जाएगा बटा 2, कितने पर, तो 25,000 पर। प्रतिशत में चेंज करना इसलिए गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा 4 चौके 16 और 16 मने हैं। चलिए कोई बात नहीं। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 4 दूनी 8, यानी कि 82.5। 2 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 4 दूनी 8, यानी कि ओवरऑल जो आपका रेट ऑफ परसेंटेज, अच्छा 1 जीरो और है ना, यानी 8.2, 1 जीरो और है इधर, यानी 8.25%। तो बताइए कि निवेश की गई राशि का ब्याज दर क्या था, यानी कि R का मान आपसे पूछा जा रहा है। नहीं निकलेगा हैं, हाँ LHS RHS दोनों बराबर कर देंगे, तो 8 चौका 32 और 1 33% इधर हो जाएगा। सब तो परसेंटेज में है, तो इसको कोई लेना देना है नहीं, सब जगह तो परसेंटेज है, कोई मतलब नहीं है, इसको हटा लीजिए मन ही मन। तो 8 चौका 32 और 1 33 बराबर R जोड़ 3R प्लस 4 तिहाई 12, तो 3 और 1 4, इधर 33 में से 12 चल जाएगा, बराबर 4R, तो R बराबर कितना हो जाएगा 4 पच्चे 20, 5.5। तो निवेश की गई राशि की ब्याज दर क्या थी 5.25, ये तो 1/4 भाग। यदि 2 वर्षों के लिए इतना ब्याज प्राप्त हो तो निवेश की गई राशि के ब्याज दर, तो कौन सा निवेश की गई राशि, कुछ गड़बड़ है ना, बोल रहा है ना। यहाँ पे निवेश की गई राशि का तो कुल ब्याज दर हो जाएगा 8.25% ओवरऑल। निवेश की गई राशि का अगर पूछेगा तब, अब अधिक वाला पूछेगा तब 549.25, और वो जो 1/4 में जो था हिस्सा उसका है 5.25%। बड़ा समस्या है। निवेश की गई द्वितीय राशि, कौन सा, निवेश की गई राशि का द्वितीय राशि का ब्याज दर क्या था। द्वितीय वाला जो था उससे 4%
अधिक था, यानी कि R+4 यानी 9.25%। आप ऐसे भी इसको सोच सकते हैं, ये ओवरऑल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है कितना आ रहा है, 8.25%। हाँ, ये 8.25% ओवरऑल दिया हुआ है ना। और जो इनका पूंजी का अनुपात है वो 1 बोले सर यहाँ नीचे कैसे आएगा, तो ब्याज जो मिलता है वो किस पे मिलता है, मूलधन पे, यानी जो रेशियो आएगा वो हमेशा किसका आएगा, मूलधन का आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये आपको शुरू में ही सिखाए हैं ये सब चीज़। तो अब देखो इनका जो अंतर होना चाहिए, ये वाला जो मूलधन, सॉरी ये वाला, हाँ, तो ये वाला जो बोल रहा है ना कि जो द्वितीय वाला है पहले से 4% ज़्यादा पर लगाए हैं, माने ये जितना भी होगा ओकरा से ही 4% ज़्यादा पर होना चाहिए। भाई मेरे अगर ये R% होगा तो ये होगा R+4%, लेकिन इतना भी कंफर्म है कि इनका अंतर जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 1। गलत बोल रहे हैं क्या, अंतर 1 आना चाहिए ना। तो एजा से अंतर का मतलब बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो ये 8.25 है, एजा कितना रखेंगे कि अंतर 1 आ जाए, यहाँ अगर 9.25 कर देते हैं तो देखिए इनका अंतर 1 आया कि नहीं आया, यानी उच्च दर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 9.25% होना चाहिए। आप बोल सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे 7, 8, 9, 9, चलिए अब बोल दिए तो बता देते हैं, नहीं बोलिएगा तो हम कैसे बताएंगे। यदि एक व्यक्ति को इसके निवेश के 1/4 पर इतना परसेंट, शेष बचे धन का 2/5 पे इतना परसेंट, शेष बचे धन का इतना परसेंट, हम ये सब क्वेश्चन ये चलते डालते हैं कि कम से कम चलो घर पे जाएगा लोग तो दिमाग लगाएगा, प्रैक्टिस करेगा, लेकिन वो सब भी पूछता है हमरे से कि नहीं इसको आप ही बनाइए। देखिए इसके निवेश के 1/4 भाग, अब अगले बार ऐसे ने असाइनमेंट तैयार करेंगे ना जिससे आपको लॉलीपॉप मजा आए, एक को क्वेश्चन पूछवे नहीं कीजिएगा, वैसे ने तैयार करके दे देंगे। क्या फायदा है, जो आपका काम है हमसे करवा रहे हैं। इसके निवेश के 1/4 भाग, अच्छा इसमें एक बात बताओ, क्या नियम इसमें चेंज हो जाएगा, काहेला पूछे होंगे आप, जोड़ घटाव गुना भाग की वजह से, यही बात है ना। तो आप हमसे पूछ के क्या कीजिएगा, हम तो बनेबे करेंगे। निवेश के 1/4 भाग पर 7.2% और शेष बचे धन का 2/5 इतना परसेंट, और आगे क्या बोला है, शेष बचे धन राशि पर। चलो तो 1 मिनट ध्यान दो, 1/4 तो होगा कितना, 3, तो 3 का 2/5 निकालना है, दिक्कत है, तो 3 और 5 से कटने वाला 15, तो 15 फिर मानेंगे तो उसका 1/4 दिक्कत है, 20 आ रहा है, तो 5 का 20, 20 का 1/4 5 बच जाएगा 15, 15 का 2/5 निकालना इजी है। तो यानी कि कुल धन हम लोग कितना मान लेते हैं, 20, कुल धन 20। अब कह रहा है कि निवेश का 1/4, तो कुल धन है 20, कुल निवेश किए हैं 20 रुपया, उसका 1/4 कितना होगा, 5, इस पर मिल रहा है 7.2%। और आगे बोल रहा है कि शेष बचे धन का 2/5, शेष कितना बच जाएगा, 15, क्योंकि 5 तो आप लगा दिए हैं, तो 15 का 2/5 कितना हो जाएगा, 10, 5 तिहाई, अच्छा 5 का 20, अब 5, अच्छा 5 तिहाई 3 दूनी 6, इस पे हम लोग दे रहे हैं 5.3% की दर से, और शेष बचा तो 6, 5, 11 बचा कितना, 9, शेष बचे धन पर 5.8% की दर से ब्याज प्राप्त होता है। 3 वर्ष के पश्चात उसको कुल ब्याज
पश्चात व्यक्ति को इतना रुपए प्राप्त हुए। ध्यान दीजिएगा। अब तो मुझे नहीं पता ये क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन मेरे समझ से ये बोलना चाह रहा है कि ये मिसधन होगा उसका। वर्षों के पश्चात व्यक्ति को 82,600 रुपया प्राप्त हुए, ये मिसधन होना चाहिए उसका। तब उसका प्रारंभिक निवेश कितना था, मूलधन आपसे पूछा जा रहा है। ब्याज नहीं होना चाहिए 82,600, क्योंकि इतना के पश्चात व्यक्ति को इतना रुपया प्राप्त हुए, तो प्राप्त होने का मतलब मूलधन प्लस ब्याज दोनों हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग पहले इसको हल कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर हम चाहें तो परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं, और अगर नहीं चाहें तो एलिगेशन से भी निकाल सकते हैं। तो हम एलिगेशन से ही निकालते हैं। छोटा है डायरेक्ट ही गुना कर लेंगे, आ रहा है जा रहा है से तो बढ़िया हमको ये दिखेगा। तब 5 दूनी 10, 7 पचे 35 और 1 36, यानी कि 3.6 है, 36.0 या 36। यहाँ पे आपका हो जाएगा 36 या 18, 6 पचे 30 और 1 31। उसके बाद हो जाएगा 9 अठे 72, 9 पचे 45 और 7 52, यानी कि 52.2। जोड़ लेते हैं जरा कितना होता है। 8 2 10, 3 और 1 4 और 6 10, 6 3 9, 9 और 3 12, यानी टोटल आ गया 100 और बटा 20, यानी 6%। ओवरऑल रेट कितना आया 6%। 6% ओवरऑल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा बटा कै के लिए 20 के लिए, यानी कि कितना आ रहा है 6%। ध्यान दीजिए, ये जो दिया है 3 वर्ष के पश्चात, तो ये जो हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था ये सब वार्षिक दिए हुए हैं। तो मतलब 1 साल का उसका अगर 6% होगा तो हमको 3 साल का लेना पड़ेगा। ये ब्याज रहता तब तो 1 साल में भी चेंज कर सकते थे, ये तो मिसधन है, तो हर हाल में हमको इसी को बदलना पड़ेगा। तो 3 साल का ब्याज हो जाएगा 36 18%, लेकिन ब्याज अगर 18 होगा तो मिसधन हो जाएगा 100। अब प्रश्न में लिखा है कि मिसधन है 82,600, और हमारे हिसाब से मिसधन होना चाहिए 3 साल का 36 18, तो मिसधन हो जाएगा 100। मूलधन लगता है पूछ रहा है कैसे गुना, हमें लगता है 18 सते 26 से 7 बार में कट जा रहा है। अब बोलिए, जितना ही डरावना दिख रहा था उतना डरावना तो इसका कैलकुलेशन भी नहीं है। हम तो सोचे एटलीस्ट फ्रैक्शन वगैरह में आएगा, फ्रैक्शन में भी आता तो कोई टेंशन नहीं था, वो तो कटना ही है जैसे कटे वो। आगे बढ़े। 10 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गया। चलिए अब हम बोल देते हैं। सात नंबर से अधिकांश लोग से नहीं बना होगा। चलिए एक आगो दान भी करना चाहिए ना, सब बना ही लीजिएगा तो फिर क्या फायदा है ना। एक आध को दान करते रहिए। चलिए, ये जो टाइप 7 है आपका गाय मुर्गा, गाय मुर्गा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। गाय मुर्गा से सबसे पहला मुलाकात हुआ था उसी समय जब आपका हमसे मुलाकात हुआ था, यानी कि रेशियो के समय में है ना, पहला ही चैप्टर में मुलाकात हुआ था। उसके बाद आपका टाइम एंड वर्क, वर्क वेजेस, नल टंकी, एवरेज,
परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI सब जगह चलेगा। CI, मिक्सचर, समय दूरी, चाल में भी नहीं पीछा छोड़ेगा। अब सोचिए, तो 2-3 वो बनाएंगे, बाकी आप लोग को करना है। ध्यान दीजिए, इसमें गाय मुर्गा कुल मिला के एलिगेशन का ही तो पार्ट है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको हम लोग तीर कमान के सहायता से इजी वे में कर लेंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको हम लोग गाय मुर्गा से लाएंगे। हालांकि दोनों ही क्वेश्चन गाय मुर्गा से बनेगा और दोनों ही क्वेश्चन एलिगेशन से बनेगा, लेकिन कब गाय मुर्गा लगाना है, कब एलिगेशन लगाना है। तो देखो, यदि निश्चित राशि के रूप में ब्याज दिया रहे टोटल, तो गाय मुर्गा इजी रहेगा, और यदि ओवरऑल ब्याज भी अगर प्रतिशत में दिया रहेगा तो एलिगेशन यूज कर लेंगे हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, एक व्यापारी 45,000 रुपये का ऋण 2 बैंक से लिया है। टोटल 45,000 रुपये का ऋण 2 अलग अलग बैंक से लिया है। एक जगह उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% देना है, दूसरे जगह 12% देना है, लेकिन जब पूरा 1 साल हो जाएगा तो उसको टोटल इतना रुपये का ब्याज देना है। तो 8% पर कितना लिया? देखो, कंसेप्ट वही रह गया कि एक टोटल वैल्यू दिया रहेगा, एक टोटल वैल्यू हमेशा आपके पास दिया रहेगा, और फिर एक अंत में भी टोटल दिया रहेगा जो कि है 4440। अब इसमें से देखो, कुछ को 8% पर दिया और कुछ को 12%। अब पता नहीं कि कितना 8 और कितना 12, लेकिन वही आपको हमेशा बताना। ये आइडेंटिफिकेशन हम बताए थे गाय मुर्गा का, कि हमेशा 2 गो टोटल वैल्यू गिवन रहेगा, और एक जो टोटल होगा उसी में से आपको 2 पार्ट में उसको बाइफरकेट नहीं बोल सकते हैं, अलग अलग करना होगा। तो पूछ रहा है कि वो बताइए कि उन्हें 8% पर कितना मिला। आप चाहें तो इसको एलिगेशन से ही बनाइएगा, लेकिन जब एलिगेशन से बनाएगा तो देखिए क्या प्रॉब्लम होगा। बेसिक से तो नहीं बताना है। 8% वार्षिक दर पर कुछ धन को दिया है क्या रेट से? 8%, और कुछ को दिया है 12%, और पूरे में कितना परसेंट ब्याज जो हमको तो नहीं पता है, लेकिन हमको पता है कि पूरे वर्ष का कुल ब्याज 4440 रुपया है। तो ये 4440 रुपया मिला है ब्याज। अब ब्याज तो मूलधन है पर ना, कितने मूलधन है? 45,000। अब प्रतिशत में अगर हमको चेंज करना है तो गुना 100, तो ओवरऑल रेट परसेंट यहाँ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, इसलिए हमको एलिगेशन मेथड का यूज यहाँ नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग गाय मुर्गा ही लगाएंगे। जब टोटल ब्याज निश्चित राशि के रूप में दिया रहे तो गाय मुर्गा लगा लेंगे, और जब टोटल ब्याज अगर निश्चित राशि के न दर करके अगर परसेंट में दिया रहे तो एलिगेशन लगाएंगे। देखो, हमसे पूछ रहा है कि 8% पर वह कितना धन दिया, तो हम उल्टा मानेंगे ना, माने कि भाई मेरे जितना भी पैसा हम लगाए हैं, टोटल कितना लगाए हैं? 45,000। कोई मैथ का नहीं है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर सब हम 45 के 45,000 8% पर हमको पूछा है, 8% पर कितना धन लगाए, तो हम सबको क्या मान लेंगे? 12%। यानी कि जितना भी धन हम उधार पे दिए हैं सब के सब 12% पर दिए हैं। और कितना साल के लिए? 1 साल के लिए, क्योंकि 1 साल का ब्याज ना दिया हुआ है। 1 साल में ब्याज इतना मिलेगा। ऐसा 1 साल का ब्याज हो रहा है कब? जब कुछ को 8% पर दे रहे हैं, कुछ को 12% पर दे रहे हैं, तब। और हम बोले कि अगर 8% पर पूछ रहा है, गाय पूछे मुर्गा मानो, मुर्गा पूछे तो गाय मानो, तो ये 8% वाला पूछ रहा है तो हम सबको क्या मान लेंगे? 12%। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी पैसा हम लगाए हैं सब के सब 12% पर लगाए हैं, तो सब का मतलब 45,000। तो 45 के 45,000 अगर 12% पर लगाइएगा, तो 45 के 45,000 अगर 12% पर लगाइएगा तो 1 साल का ब्याज तो 12% ना होगा। तो आप जरा देख लो कि कितना हो रहा है। 12×5 = 60, 12×5 = 60, 12×4 = 48, 6 = 54, यानी कि 5400 रुपया तब तो ब्याज मिलना चाहिए था, लेकिन प्रश्न के हिसाब से बोल रहे हैं सिर्फ 4,440 रुपया। तो हमारे हिसाब से 5400 मिलना चाहिए, प्रश्न के हिसाब से 4,400। देखिए तो कितने का अंतर हो रहा है? 900। तो हमारे हिसाब से 960 का 8% ब्याज या 12% ब्याज में कितने का अंतर? 4% का। रे बेवकूफ, परसेंट हटेगा तो 2 जीरो ऊपर, यानी कितना दिए थे? 24,000। समझ में आया? तो आप गाय मुर्गा से ही लगा सकते हैं। आपका कैलकुलेशन अगर सही रहेगा तो और फास्ट आप कर सकते हैं, है कि नहीं? अब हम लोग का जोड़ घटाव ठीक नहीं है, तब ना इसमें से जोड़ना और घटाना पड़ रहा है। चलिए, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी है।
आपको धन का अनुपात पूछा है तो सीखिए, कुछ को 4% पर और कुछ को 5% पर, और 2 वर्ष के बाद कुल ब्याज है 440, तो 1 साल के बाद कुल ब्याज होगा 200। बोलेंगे आप 1 साल के काहे ले लिए सर? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक दिया है, द्विवार्षिक देता तो हम भी छोड़ देते, और नहीं तो फिर इसको 1 साल में 5% तो 2 साल का 10%। समझ रहे हैं बात? तो हम समझेंगे कि 1 वर्ष के बाद कुल ब्याज कितना मिलना चाहिए? 220। लेकिन हमको अगर मान लीजिए कि 4% वाला निकालना होगा, 4% पर कितना पैसा लगाए हमको निकालना होगा, तो हम मान लेंगे कि सबको 5% पे लगाए थे, तो सबको का मतलब 5,000। तो 5,000 के अगर 5% पे लगाए होते तब तो 250 रुपया मिलता ब्याज। कितना मिलता? 250 1 साल में ना। और यहाँ 1 साल में ब्याज है 220। कितने का अंतर है? 30 का। हमारे हिसाब से 30 का। गाय मुर्गा के पैर में देखिए कितने का अंतर है? 1% का। परसेंट हटेगा तो 2 जीरो ऊपर, यानी कि 3,000। और जब ये 3,000 होगा तो अगला कितना होगा? यानी कि 3:2। तो 2:3 नहीं मारेंगे क्योंकि पहले 4% लिखा है, तो 4% वाला 3,000 है और 5% वाला 2,000 है। जैसे ऑर्डर था वैसे ही हम लिखे। समझ में आ रहा है बात? सीखिए, 12% की दर पर कितने पैसा आप उधार लिए थे, तब 12% वाला पूछेगा तो हम सब इसको उल्टा मानेंगे। उल्टा का मतलब 10%। आइए देख लो, ये 2 साल के बाद कुल है तो 2 साल का रखना होगा, तो 10 के बदले 20% हो जाएगा ब्याज 2 साल का ना। तो आप इसको या तो 1 साल बना लो, क्या कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा 18,240 रुपया 1 साल का ब्याज। अगर 2 साल का ब्याज इसका 36,480 रुपया है तो 1 साल का ब्याज 18,240 रुपया होना चाहिए। तो चलिए, अब 12% वाला पर पूछा है तो हम सबको क्या मान लेंगे? 10%। सबको 10% का मतलब 30,000 है ना। और 30 के 30,000 रुपया अगर 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप दिए होते तब तो 1 साल का ब्याज कितना होता? ठीक लिखा है हो। ओहो, इतना रुपया भुगतान किया है। सॉरी, ये भुगतान किया का मतलब इसमें ब्याज भी इंक्लूड है, तब तो ब्याज हो गया 6,480 रुपया। तो 2 साल का ये ब्याज हुआ, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 3240। 32 दूनी 64 40, यानी कि 3240 रुपया होना चाहिए 1 साल का ब्याज। और देखिए 12% पूछा है तो हम सबको 10% मान लिए, तो 30 के 30,000 अगर 10% में देंगे तो 3,000 होना चाहिए। हमारे हिसाब से कुल ब्याज 1 साल का कितना होना चाहिए? 3,000। और क्वेश्चन में आ रहा है 3240। कितने का अंतर है? 240 रुपये का। और यहाँ देखिए 10% और 12% में कितने का अंतर? 2% का। परसेंट हटेगा तो 2 जीरो ऊपर। कितना आसानी से आप कर पा रहे हैं कि नहीं? तो हमें लगता है इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे, और नहीं भी कर पाएंगे तो कोई बात नहीं है, पूछ लीजिएगा कल सब फिर से। देखिए, हम अलग अलग टाइप नहीं बनाए क्योंकि वैसे में क्या बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो जाता। अब देखिए यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। अब इसको हम लोग गाय मुर्गा नहीं लगाएंगे। गाय मुर्गा लगाइएगा तो दिक्कत करेगा ज़्यादा। इसमें सबसे बढ़िया है क्या? एलिगेशन लगाइए, क्योंकि आपका ओवरऑल जो दिया है वो प्रतिशत में दिया हुआ है। तो देखो, टोटल 9,000 रुपया लगाए हैं, कुछ को 7% की दर से और कुछ को 9% की दर से, और पूरे में जो ब्याज होना चाहिए वो 8.5% होना चाहिए। तो बोलो, इधर अंतर आएगा 1/2 का और इधर अंतर आएगा 1.5 का। 7 1 8, 1.5 का। अब 1.5 का मतलब यानी 1:3। मूलधन का रेशियो कितना हो गया? 1:3।
अब प्रश्न में टोटल दिया है मूलधन कितना 9,000, तो इनका तुलना 3 और 1 4 से पूछ रहा है कि 9% पर ऋण दी गई धनराशि क्या है, तो 9% वाला निकालना है, तो कैसे गुना 3 से 25 तिहाई 75 गुना 9 6750। समझ में आ रहा है? तो एकरा में तो कुछ समझने लायक है नहीं। ये तो निश्चित राशि दे, अरे खत्म हो गया। एक एक क्वेश्चन ओकरा में डालें, वैसा बड़ा दुख हुआ हमको। इसका एक ही क्वेश्चन है, इसमें बड़ा हमको आश्चर्य हो रहा है। ऐसा कैसे? टाइपिस्ट मास्टर लगता है कुछ छोड़ा है, कंफर्म है कि वो छोड़ा है। तो चलिए ये सब आप ट्राई कीजिएगा। अब अगला टाइप क्या है? 8। अब सब जो है नेचर अब बदल रहा है। अब हम लोग टाइम से संबंधित सीखेंगे। आपके एग्ज़ाम में टाइम से संबंधित कितने तरीके का प्रश्न पूछता है वो सब नेचर वाइज दिया है, और ये सब टाइम से संबंधित टाइप 8 में है। टाइप 8 8 PM नाम सुने होंगे आप लोग। 8 PM टाइम से संबंधित है ना? हाँ, रात के 8 बजे। तो टाइम से संबंधित जितने तरीके के क्वेश्चन बनता है ये सब आपके पास दिया हुआ है। चलिए नेचर 1, नेचर 2, नेचर 3 जो भी होगा सब फरिया लेंगे हम लोग। गुना गुनी है। सब गुने गुनी वाला है। देखो अगर टाइम वाला पूछता है तो कितने तरीके से पूछता है वो हम आप लोग को कर रहे हैं। अब चलो सीखो। आप लोग को बताया गया था कि जो ब्याज होता है ना वो मूलधन का ही 80% होता है। मूलधन का 80% होता है। कह रहा है कि कितने समय में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का, ये 3,000 तो मूलधन हो गया, साधारण ब्याज 1,080 रुपया होगा। रास्ते बहुत है लेकिन हम लोग सीधे जानते हैं कि ब्याज दिया है वो है कितना 1,000, और ये होता है मूलधन का। मूलधन कितना है 3,000, और इसी का 80%। हाँ या ना? तो देखो परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 12 से 3 बार में 12 तिया 36, 36 तिया 78 से, यानी टी का मान कितना? अच्छा एक बात बताइए, अब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने से कुछ फ़ायदा है तो बोलिए। छोटा छोटा चीज़ में ज़्यादा दिमाग लगा कर क्या फ़ायदा है? उसमें विद्वान बनने से कुछ फ़ायदा नहीं है ना? तो आप आराम से ऐसे ही कर लीजिएगा। जैसे एक वो फिर से, कितने समय में 72 रुपया 81 रुपया हो जाएगा? तो 81 रुपया तो मिजदन ना हो जाएगा। तो एक मतलब ब्याज कितना होगा? और ब्याज जो होता है वो होता है मूलधन का। मूलधन कितना है 72 का 80%, 25/4% है कि नहीं? I/T मूलधन का 80%। अब ध्यान दीजिए,
4 से 18 बार में, 9 से 2 बार में, अब 25 चौका 100, 1/2, 1/2, 1/2, नन ऑफ दीज। 4 से 18 बार में और 9 से 2 बार में, अब 25 से ये 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1/2 है, तो ये उल्टा हो गया, 2 वर्ष। टी बराबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो आप इस तरह से कर लेंगे। इसमें तो विशेष नहीं ना बताना है, हाँ, सारा ऐसे ही दिमाग लगा के अपना करते रहना है जो भी है। सारा क्वेश्चन समय से संबंधित डाला हुआ है, आप ट्राई करेंगे 99% क्वेश्चन बन जाएगा। 1% तो हमसे पूछना ही है आपको, क्योंकि नहीं पूछिएगा तो फिर आपका सगुन जो है सही नहीं होगा। नेचर 2, गुना गुनी आ गया नहीं, गुना गुनी, गुना रेडी। चलो ध्यान दो। अब कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाती है। बेसिक तरीका से तो करने नहीं जा रहे हम, क्योंकि आप लोग बहुत तेज समझदार हैं, इसलिए बेसिक से क्या बताना है, तरीका वैसा बताया जाए जिसके बाद कोई सोचे कि नहीं अब इतना से ज़्यादा इसमें कोई दिमाग नहीं लगेगा, कोई फ़ायदा ही नहीं है। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाती है। अपने से 3 गुना होने का मतलब 1:3, और यह समय लग रहा है कितना? बोलो, सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? देखो, कोई मैथ की बात नहीं है, कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं। अगर 15 वर्ष में हम ब्याज देखेंगे तो कितना मिल रहा होगा? 2 रुपया। तो फिर अगला 15 साल में ब्याज कै रुपया मिलेगा? अरे ऐसा ही है भाई, तो 15 साल में तो 2 रुपया, तो 15 साल 2 रुपया मिलेगा कि कम हो ज़्यादा हो जाएगा? एक मतलब फिर अगला 15 साल में जो ब्याज मिलेगा वो 2 रुपया मिलेगा, तो एक मतलब हो जाएगा ये 5 रुपया। क्या गलत बोले? तो वही आपसे पूछ रहा था कितने समय में यह कई गुना हो जाएगा? 5 गुना होने का मतलब मूलधन होना चाहिए 1, तो मिश्रधन होना चाहिए। तो बोलो कितना समय लगेगा? 30 साल लगेगा कि नहीं लगेगा? बोले सर ऐसा कैसे हो गया? तो आपको बोले थे कि एसआई जो होता है एपी का सीरीज बनाता है, कौन चीज़ का? यानी गैपिंग सेम होना चाहिए। तो यहाँ जब गैपिंग 2 का है तो यहाँ भी गैपिंग कितने का होना चाहिए? तो यहाँ 3, तो यहाँ कितना होगा? तो ये तरीका एक बनता है कि आप डायरेक्ट एपी के लॉजिक लगा करके आप कर सकते हैं। 3 गुना होने का मतलब मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 1:3, यानी गैपिंग 2 का, तो हर बार गैपिंग अब 2 का होगा। कितने साल में? देखो 15, 30, 15, फिर अगला 15, फिर अगला 15, फिर अगला 15, फिर अगला 15। बोलेगा कितने साल में 3 गुना होगा? तो 15 साल में। कितने साल में 5 गुना होगा? तो 30 साल में। कितने साल में 7 गुना होगा? तो 45 साल में। कितने साल में 9 गुना होगा? तो 60 साल में। कितने साल में 11 गुना होगा? तो 75 साल में। नहीं होगा? गैपिंग सेम रहेगा ना, ऐसा ही है ना। तो एपी का सीरीज बनाएगा मूलधन और ब्याज में, आपको उस समय दिखाए भी थे। तो आप इस लॉजिक से भी इसको बना सकते हैं। देखो लॉजिक इसलिए हम बताते रहते हैं कि कब क्या काम आ जाए ये कोई नहीं जानता है, हम भी नहीं जानते हैं, इसलिए सारे चीज़ का जानकारी होना जरूरी है। अब तरीका नंबर 2, बेसिक से तो हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करते हैं। हमको पता है कि ऐसा ही है, ये बदलता नहीं है, बदलता नहीं कि तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे मूलधन RT% का, ये हर साल सेम रहता है, नहीं रहेगा। दिमाग खर्चा किया जाए, ऐसा ही होगा। दिमाग का कसरत किया जाए, जो बेस्ट लगे वो यूज़ करेंगे, वो बात का चीज़ है, पहले सीख तो लिया जाए। कोई धन तो कांस्टेंट रहा, कैसे? वही धन जो है 15 वर्ष में 3 गुना हो जाएगी, तो कितने समय में यह का मतलब कौन? वही धन 5 गुना हो जाएगी। एक मतलब है कि मूलधन कांस्टेंट है। कोई धन राशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में 3 गुना, तो कितने समय में इतना गुना। इसका मतलब है कि धन राशि तो कांस्टेंट है, धन कांस्टेंट है, यानी मूलधन कांस्टेंट है। और जब मूलधन कांस्टेंट होगा तो इंटरेस्ट जो होगा
R% और T का व्युत्क्रम अनुपाती होगा, नहीं होगा? R% T का ब्याज जो होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या यहाँ तक ठीक है आप लोग? बोलिए। अब एक और चीज़ है, क्या? अच्छा, समानुपाती होगा, ठीक है। एक और चीज़ ज़रा ध्यान दीजिए, रेट परसेंट भी कांस्टेंट है, गौर करो, है कि नहीं है? नहीं है, मूलधन वही है, फिर बोला नहीं ये मूलधन के ना हमको 5 गुना बनाना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करके वही रख के ना। इसका मतलब दूसरा बात ये भी समझ में आ गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कांस्टेंट है, मूलधन भी कांस्टेंट है। मूलधन भी कांस्टेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कांस्टेंट, तो बच गया बेचारा I और T। तो ये दोनों को फिक्स रखना है भाई मेरे। तो I को बढ़ाएंगे तो T क्या होगा? घटेगा, और T को बढ़ाइएगा तो I क्या होगा? ये कैसे हो रहा है सर? हमको तो कुछ हवे नहीं लग रहा, कुछ पता नहीं चल रहा हम लोग को। ब्याज को कांस्टेंट नहीं ना रखना है, कांस्टेंट रखना है। मूलधन को जितना था उतना ही रखिए। आपसे हम पूछ रहे हैं, आप क्वेश्चन मैथ से हट के समझिए। जैसे मूलधन बिना लिखे लिखे समझोगे कैसे? मूलधन है 1000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो कोई ब्याज भी आ रहा होगा, मान लो कि कितना आ जाएगा भाई? समय 1 साल ले लो, समय कुछ ले लो, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 100 रुपया। 100 रुपया। हम बोलेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कांस्टेंट रखो, यानी कितना? 10%। मूलधन भी क्या है? कांस्टेंट है, बट टाइम कांस्टेंट नहीं है। टाइम कांस्टेंट नहीं ना है। 15 वर्ष कितने समय में 5 गुना, तो समय अलग अलग हो गया ना, तो समय अलग हो गया। तो अगर समय अलग हो गया तो आप खुद देखना, मान लो कि यहाँ कितना समय ले लें? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, आधा वर्ष, 6 महीना, 1 महीना, क्या ले लें? 2 वर्ष। 2 वर्ष हम ले लेते हैं, तो 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा आपका, बोलिए कितना? 200। मूलधन तो वही रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहा, सिर्फ बदला कौन चीज? समय। समय, तो समय को बढ़ाए हैं तो ब्याज भी क्या हो गया? और अगर समय को घटाएंगे तो ब्याज क्या होगा? इसका मतलब है कि I और T आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सीधा समानुपाती, क्या बोलें उसको? समानुपाती होंगे, है ना? हाँ, यानी कि इसके 2 मतलब हम लोग समझे थे कि यदि I और T अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो यहाँ से 2 मतलब हम लोग समझे थे। एक तो I और T के बीच में इक्वेशन बनाना, जो कि समानुपाती का चिन्ह हट करके बदले में एक बराबर का साइन आएगा और कांस्टेंट टर्म आएगा। और दूसरा चीज़ हम लोग ये भी समझे थे कि जो रेशियो LHS वाले पार्ट का होगा वही रेशियो RHS वाले पार्ट का होगा। बोलो ठीक। कहाँ गलत बोल रहे हैं? बोले सर इतना कसरत मत कराइए, क्योंकि आगे जरूरत है बुआ। हम तरीका ये नहीं लगाएंगे, दिमाग तो लगा सकते हैं ना हम लोग। तो जो रेशियो इंटरेस्ट का होगा वही रेशियो टाइम का। तो टाइम तो 2 गो नहीं दिख रहा है, 2 गो में 1 गो दिले है, 1 गो पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। लेकिन 2 गो ब्याज उसमें दिले है, कितना? 15 वर्ष में 3 गुना, यानी पहले ब्याज कितना होगा? अरे गधा, 3 गुना होने का मतलब 1 था 3 हो गया, यानी ब्याज कितना होगा? अब फिर कह रहा है कि 5 गुना, तो 1 से 5, तो ब्याज कितना? यानी कि भाई मेरे ब्याज का रेशियो तो हो जाएगा 1:2। या ब्याज का रेशियो ना, तो जो रेशियो ब्याज का होगा वही रेशियो नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? 15 वर्ष में 3 गुना, 3 गुना होने का मतलब फर्स्ट केस में ब्याज कितना? 2। तो कितने समय में 5 गुना? 5 गुना होने का मतलब ब्याज कितना? 4। 1 था 5 हो गया, यानी ब्याज मिला होगा 4। तो यानी कि ब्याज का रेशियो हो जाएगा 1:2। तो भाई मेरे टाइम का रेशियो भी रहा होगा 1:2। प्रश्न के हिसाब से पहले का ब्याज जब 2 रुपया था तो समय लग रहा था 15, और हमको यहाँ दिख रहा है कितना? 1। बाद वाला समय निकालना है कैसे गुना, यानी कि कै वर्ष हो जाएगा? 30 वर्ष।
देखो हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए, सोच से, सिर्फ अपने दिमाग का यूज करके सिर्फ हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। मैथ एक सोच है, जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा करोगे। समझ में आ रहा है बात? तो आप ऐसे भी बना सकते हैं धक्का धक, ये भी कभी काम आ सकता है ज़िंदगी में। चलो अब बात करते हैं हम लोग मेन तरीका नंबर 3 का। सबसे बढ़िया अभी आपके लिए यही है, ये तो आगे के जीवन में काम आएगा, वर्तमान जीवन में मेथड 3 आपको अच्छा लगेगा। इससे पहले क्लास 3 का एक एक नियम आपको पढ़ाए थे ना, जिस दिन एसआई शुरू किए थे उसी दिन एक एक नियम के बारे में चर्चा किए थे डायरेक्टली। तो हमको सीधा यही दिख रहा है कि 15 वर्ष में 3 गुना होने का मतलब कि मूलधन होगा 1, तो मिश्रधन होगा 3, तो एक मतलब ब्याज मिला होगा 2, यानी कि 2 रुपया का ब्याज मिलने में उसको समय लग गया 15 साल। तो कह रहा है तब आप ही कहिए कि 5 गुना होने का मतलब है कि मूलधन रहेगा 1, तो मिश्रधन होगा 5, तो ब्याज मिलना चाहिए, तो 4 रुपया ब्याज मिलने में कितना समय, यही ना पूछ रहा है। तो आप खुद बता दीजिए कि 15 वर्ष में 3 गुना यानी कि ब्याज मिला होगा 2 रुपया, तो 2 रुपया ब्याज मिल रहा है 15 वर्ष में, तब 5 गुना होने का मतलब ब्याज चाहिए कै गुना, ब्याज चाहिए 4 रुपया। तो 2 रुपया ब्याज 15 वर्ष में, तो 4 रुपया ब्याज कै साल में, 3 साल में, 30 साल में, है कि नहीं? तो वैसे ही हम लोग करेंगे। मैथ में बड़ा अच्छा रिलेशन होता है, एक एक नियम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला बात होता है। चलिए अब जैसे फिर से क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कोई साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में 2 गुना तक कितने वर्ष में 4 गुना, 2 गुना होने का मतलब तो मूलधन रहेगा 1। अभी और तरीके हैं, मूलधन को दोनों जगह सेम करने का, छोटा चीज को बड़ा नहीं बनाना है। 7 वर्ष में 2 गुना तक कितने वर्ष में 4 गुना, तो 2 गुना का मतलब मूलधन होगा 1, मिश्रधन होगा 2, तो ब्याज मिलेगा कितना, तो 1 रुपया का ब्याज मिल रहा है 7 साल में, तो 4 गुना होने का मतलब कितना ब्याज चाहिए, मूलधन होगा 1, तो मिश्रधन होगा 4, तो ब्याज होना चाहिए 3, तो 3 को ब्याज मिलने में कितना समय लगेगा। तो मैंने पेनों लगाने का जरूरत नहीं है, बस देखना है और आंसर क्लिक कर लेना है। नहीं तो एक आगे छोड़ भी देना चाहिए ना। तो जल्दी से 4 नंबर का आंसर बोल दीजिए बिना पेन लगाई ले। बट 15 वर्ष, जल्दी से 5 नंबर बिना पेन लगाई ले बताओ। 24 साल। अभी तक ये लोग को सही नहीं दिख रहा है। चलो 6 नंबर का जल्दी आंसर बोलो। सब तीने है। 3 वर्ष में 5 गुना, 5 गुना का मतलब 4 रुपया का ब्याज 3 साल में, तो 12 रुपया 4 है 3 3 का 9 साल में। और वैसे ही यो है, ये सब दिमाग लगाना है। तो अगला टाइप में बढ़े। हाँ बढ़ना तो पड़ेगा भाई, फिर ज़्यादा बढ़ते हैं तो कहता है लोग कि उड़ा दिए, होमवर्क पूरा नहीं कर पाता है लोग बोलता है उड़ा दिए। अपना मेहनत को नहीं बोलेगा कि हम उड़ गए, हम उड़ा दिए। कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी। तरीका नंबर 1 जो सबसे सरल और सबसे बढ़िया, दुगनी होने का मतलब मूलधन होगा 1, मिश्रधन होगा 2, तब ब्याज भी मिलेगा, और ब्याज बराबर मूलधन का RT%। सबसे सस्ता अच्छा ब्याज होना चाहिए कितना 1, दुगना हो जाएगा कि मतलब मूलधन होगा 1, तब मिश्रधन होना चाहिए 2, तब ब्याज कितना होगा 1, तब ब्याज जो होगा वो मूलधन का ही RT% होगा। तो टाइम बराबर क्या होगा, हल हो जाएगा। 4 तिहाई 12, 4 25 100,
यानी कि 3t बराबर 25, तो t बराबर 6 चौका 24, 8 तिरी का 24 ना, 8 तिरी का 24 और 1 25। 1/3 को हम बोल सकते हैं वर्ष को महीना में बदलने के लिए 4 महीना, यानी कि 8 साल। मुझे लगता है यही ठीक है, क्या माथा लगाना है सब चीज़ में। इतना आसान होता है, हाँ इतना ही आसान होता है। ब्याज बराबर मूलधन का RT%। थोड़ा सा और अब कसरत करते हैं, लेकिन करना नहीं है, वो बेकार चीज़ है। यही करना छोटा चीज़, देखो आसान चीज़ को टिपिकल बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बट सोच के दिखाते हैं हम आपको थोड़ा सा अब कसरत। 12% वार्षिक ब्याज का मतलब हमको इतना ही समझ में आया कि मूलधन होगा 100 रुपया, तो ब्याज मिलेगा 12 रुपया 1 साल में। ऐसा हमको समझ में आया इसका मतलब। आप लोगों को भी यही समझ में आ रहा होगा कि 12% वार्षिक ब्याज का मतलब कि मूलधन होगा 100 रुपया, तो ब्याज मिलेगा 12 रुपया 1 साल। तरह कितने वर्ष में दुगना होने का मतलब मूलधन होना चाहिए 200 रुपया, सॉरी धन 200 रुपया हो जाना चाहिए, यानी मिश्रधन होना चाहिए 200। दुगना होने का मतलब 100 का चीज़ कितना हो जाएगा 200। तो आप फिर से वही बात बोलिएगा कि भाई मेरे 12 रुपये का ब्याज मिल रहा है 1 साल में, तो 100 रुपया का ब्याज मिलेगा कई साल में? नहीं समझे? अरे भाई मेरे 12 रुपया का ब्याज मिल रहा है कई साल में, तो दुगना होने का मतलब ब्याज चाहिए 100 रुपया, तो 100 रुपया का ब्याज मिलेगा कई साल में? हल करो। 4 × 12 4 25 100 से में आ गया ना। तो दिमाग का कसरत के लिए था खाली कि हाँ यार ठीक बोल रहे हैं, ऐसा सोच सकते हैं हम लोग। कब क्या काम में आ जाए कोई नहीं जानता है, इसलिए सारे चीज़ के जड़ तह तक जाना चाहिए। समझ में आया ना बात? अभी और इसमें लगा सकते हैं, गौर से देखोगे तो मूलधन सेम है। मूलधन इसमें कौन चीज है? कांस्टेंट है, मूलधन सेम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है। कोई धनराशि 12% की दर से कितने वर्ष में दुगना होगी? दुगना होने के लिए थोड़े रेट बीच में बदल लेगा, रेट परसेंट तो वही रहेगा ना हर साल के लिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, मूलधन भी सेम है, तो इसका मतलब जो रेशियो टाइम का होगा वही रेशियो ब्याज का होगा? नहीं होगा, होगा। तो जो रेशियो टाइम का वही रेशियो ब्याज का। तो ये कैसे हल होगा भाई? तो पहले ब्याज मिलता था कितना? 12, और अब ब्याज मिल रहा है 100। बोलो, दुगना होने का मतलब 100 ना मिलना चाहिए। तो 4 × 12 4 25 100, यानी कि पहले समय लगता होगा 3, तो अब लग रहा है 25। अब प्रश्न में बोल रहा है कि पहले समय लगता था कितना? 1 साल, और हमको रेशियो में दिख रहा है कितना? 3। बाद वाले का निकालना है, कैसे गुना? बोलेंगे सर एक ही चीज़ के आप घुमा घुमा खाली बता रहे हैं, बुर्बक बना रहे हैं आपको। नहीं, बुर्बक बना रहे हैं, खाली एक ही चीज़ के घुमा घुमा के इन्ने के उन्ने होते हैं। एक ही बतिया सारी रतिया है ना। चलो, तो गुना गुनी वाला भी आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर लेंगे। चलो एक बार फिर से बनाते हैं। कोई राशि 12.5% की दर से कितने, कोई राशि साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाती है तो वह राशि के लिए कितना समय लेगी? अच्छा, दुगना होने के लिए कितना समय लेगी? तो भाई मेरे दुगना होने का मतलब मूलधन होगा 1, तो ब्याज हो जाएगा 1, तन मिश्रधन होगा 2, तब ब्याज हो जाएगा 1। अब ब्याज जो होता है मूलधन का RT%, मूलधन का RT% 12.5%, यानी कि 1/8 लिख दे क्या डायरेक्ट? हाँ ठीक है, I/T, यानी कि T बराबर कितना? तो सबसे बढ़िया यही ना है,
ब्याज बराबर मूलधन का 80%। तो छोटा छोटा चीज़ को बड़ा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बोलेंगे सर इतना छोटा छोटा चीज़ इसमें नहीं है। नहीं चलिए कोई बात नहीं, टाइप 9 कल स्टार्ट करेंगे तब।